सो मच डॉक्टर असद। आपने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की चैलेंजेस का भी जिक्र किया है, तफसीलात भी आपने बताई हैं और आपने ये भी बताया है कि द गवर्नमेंट विल बी एबल टू आई थिंक लेवरेज एग्जिस्टिंग सोशल protection system in the country, definitely to help the families and businesses, poor peoples, to restore income and other benefits. और आपने इसके कवरेज का और डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैलेंजेस हैं उसका भी जिक्र किया है। और इन चैलेंजेस में आई थिंक दीज चैलेंजेस आर बेसिकली हैज़ गिवन आई मीन द पेंडेमिक सिचुएशन एंड ऑल दैट द गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर। और ये आपने बड़ी तफसील से और बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो नाउ आई लाइक टू request Dr. Lubna Naz, because Lubna has done a lot of work, research work, field work also in this area. And over to you, Lubna. Thank you so much, Dr. Samina. First of all, I would like to say thanks to invite me in your this. I think I would say it is a distinguished panel. So I feel really honored being in the company of heavyweights. It's not only the heavy CV, but the heavyweights here of economics. If you allow me, because most of attendees are my students, so I would like to give my talk in Urdu. अगर आप अलाउ करें तो Definitely, why not? तो अभी आपने जिस तरह से मैंने देखा कि डॉक्टर असद ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम्स हैं उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और फिर जो करंट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं उनका क्रिटिकल, बल्कि मैं कहूँगी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की उन्होंने। और फिर हमारे सर डॉक्टर सुहेल ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आपके पास पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी में फ़र्क क्या है, जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपके सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं, मैं अभी आपसे आगे डिस्कशन में इसको लेके जाते हैं, वो आपके अल्ट्रा पुअर को टारगेट करते हैं। वल्नरेबल को कहाँ कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, और किस तरह से कंजम्पशन स्मूथिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं अगर उन पर फोकस किया जाए, जैसे सर ने बात की, तो कहाँ से आप जो है वो वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनको आप जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं और आप उनको रोक सकते हैं पॉवर्टी ट्रैप में जाने से या पॉवर्टी में जाने से। तो वो बहुत अच्छी उन्होंने भी गुफ्तगू की। मैंने दोनों जो हैं हमारे हैवी वेट्स हमारे, और माशाल्लाह इनसे हमें सीखने को मिलता है, हमारे मेंटोर्स हैं। अब आइए जो मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर अटेंडीज जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप देखिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है वो एक ब्रॉडर और ऑल इंक्लूसिव जो है कॉन्सेप्ट है। मैं उसी तरह बात करूंगी जैसे कि हम पढ़ाते हैं। तो अगर आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखिए तो हमारे पास दो आते हैं। एक सोशल सेफ्टी नेट्स का आता है, जिसमें हम BISP प्रोग्राम देख सकते हैं, जो कि इस वक्त साउथ एशिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम है। आपने खुद बताया डॉक्टर समीना 5.06 फैमिलीज हैं, कुछ फिगर्स हैं कि 5.8 मिलियन फैमिलीज को ये टारगेट कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या हैं और वो किसके लिए हैं, तो पहले इनको समझना ज़रूरी है। अब आइए, ये उन्हीं का हिस्सा है, यानी जब आप सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब आइए कि आपकी जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं और उसमें BISP है, वो किसको टारगेट कर रहा है? BISP आपका अल्ट्रा पुअर को टारगेट कर रहा है। अभी सर ने बात की थी कि उन्होंने काम किया माइकल लिप्टन के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये जो अल्ट्रा पुअर का कॉन्सेप्ट है, ये माइकल लिप्टन ने 1984 में कॉइन किया था, और उसने बताया था कि अल्ट्रा पुअर वो लोग हैं जो कि 84% बिलो जो उन्हें कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उनसे कम लेते हैं, और वो 80% अपने रिसोर्सेज उस पर खर्च भी कर दें तो वो उसको मेकअप नहीं कर सकते, यानी वो उतनी नहीं ले सकते जितनी उनकी जो है रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है ये वो गरीब लोग हैं कि अगर आप इन्हें लोन भी दे दें तो ये लोन को रिटर्न नहीं कर सकते, ये बिलो सब्सिस्टेंस लेवल पे रह रहे हैं। तो जो BISP प्रोग्राम था, अगर आप इसकी फिलॉसफी देखिए तो वो यही थी कि उन लोगों को टारगेट करना है, उन बॉटम 20% को जो है टारगेट करना है, जो कि एक लाइफ स्टाइल अपना, जो एक मिनिमम लाइफ स्टाइल है, मिनिमम एक्सेप्टेबल लाइफ स्टाइल है, वो भी मेंटेन नहीं कर सकते, और इसने उन्हीं को टारगेट किया। अब आप ये देखिए, इसमें वो आ रहे हैं जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर असद ने मेंशन किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब वो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल वर्कर नहीं है,
यानी वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी पुअर हैं और पुअर में भी सबसे ज्यादा गरीब तरीन लोग हैं, उनको बीआईएसपी प्रोग्राम जो है वो बेनिफिट कर रहा है। ठीक है जी, बेनिफिट हो रहा है उससे, और वो उनको जिस तरीके से भी उसमें कुछ लूप होल्स हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किए, जो उनका पॉवर्टी मीन टेस्टिंग मेथड है, फिर जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है, वो ट्रांजिशन में बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उस अल्ट्रा पुअर को जाके टारगेट कर रहा है। अब आइए दूसरी तरफ, जो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं हमारे पास, जो पेंशन की हैं, जो प्रोविडेंट फंड की हैं, जो ग्रेजुएटी स्कीम्स हैं, वो तमाम स्कीम्स, या दूसरी और भी ले लीजिए, ये अभी सर ने भी कोई 224 बड़ी अच्छी बात की थी कि स्कीम्स जो चल रही हैं, अब आप देखिए ये किन लोगों को टारगेट कर रही हैं। अगर तो आप इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर देखिए, तो जो लोग प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको एक एक उनको बेनिफिट ये है कि उनको जो पेंशन या जो सोशल इंश्योरेंस है, उनमें उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी करता है, यानी वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो वहां पर उनको ये सिक्योरिटी मिल रही है अपनी जॉब के अंदर। और जो एक और चीज मैं यहाँ बताऊं, सोशल सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इसी के साथ रिलेटेड है सोशल प्रोटेक्शन के, अगर आप 22 आर्टिकल देखिए, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, वो ये कहता है, जो कि सर ने भी बात की ना, कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो उनके लिए हेल्थ प्रोवाइड करे अच्छी, उनको वो डिसेंट जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फोकस रहा है वो रहा है आपका, जो कि फॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगरचे फॉर्मल सेक्टर में भी बहुत सारे लोग हैं जो अब इनफॉर्मल जॉब्स के अंदर हैं, यानी ये वो है इनफॉर्मेलिटी ऑफ द मार्केट, जिसको कहा जाता है। इसकी दो शक्लें बनती हैं, एक चॉइस बनती है, एक इसकी परमानेंस है। ये हमारी इकोनॉमी का भी एक परमानेंट फीचर बन गई है, बल्कि साउथ एशिया का एक परमानेंट फीचर बन गई है। 77% जो जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं साउथ एशिया में, वो अब नॉन फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर है। अब इनको क्या किया जाए, इनके साथ इनको किस तरीके से जो है वो जो है आप अपनी जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं, जाहिर है वो हम सोशल सेफ्टी नेट्स की बात नहीं कर रहे। सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब एक ये भी था कि अगर कोई शॉक आए, जैसे सर ने बात की, कोई आपके पास डिजास्टर आ गया, कोई जलजिला आ गया, कोई तूफान आ गया, फ्लड्स आ गए, तो बहुत लोग जो गरीब होंगे वो तो बिल्कुल आपके जो है, या तो फिर वो वाइप आउट हो जाएंगे, या वो दोबारा वो अपनी जो है वो अपनी सब्सिस्टेंस लिविंग को भी नहीं वो जो है मेंटेन कर सकते, तो उनको सपोर्ट करना था। अब आप ये देखिए, जो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये इस तरह की हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट कर सकती हैं, ये लोगों को जो है वो फ्यूचर में ओल्ड एज में उनको जो है सिकनेस में, ये उनको जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड, ये यानी इनके थ्रू आप उनको जो है वो एक समझ लें लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। अब आइए इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ, अब तीसरी तरफ जो हम बात करें, इनफॉर्मल वर्कर कौन से। अगर आप देखिए आईसीएलएस का मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगी। आईसीएलएस है आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है लेबर स्टैटिस्टिक्स 2003। वो डिफाइन करती है कि इनफॉर्मल वर्कर होता क्या है। वो ये कहती है कि इनफॉर्मल वर्कर वो हैं जिनकी टाइप ऑफ जॉब जो है वो इन लॉ और इन प्रैक्टिस वो किसी तरह भी एसोसिएट नहीं करती आपको जो सोशल प्रोटेक्शन है उसके साथ। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू सोशल प्रोटेक्शन। टैक्सेशन, जैसे कि डॉक्टर असद ने बताया, टैक्सेशन उसमें नहीं है। फिर उसमें जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की रिलेशनशिप भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप इन तमाम चीजों के साथ देखिए, तो फिर इनफॉर्मल जब हम वर्कर की बात करें तो इसका मतलब है उसके काम को देखें कि वो कहाँ पाया जा रहा है। अब इनफॉर्मल वर्कर आपको कहाँ मिलेगा? आपके घर में इनफॉर्मल वर्कर है, ये जो मेड्स हैं, जो गार्डनर्स हैं, जो आपके घर में माली काम कर रहा है, मासी काम कर रही है, जो कुक काम कर रहा है, इनके कोई आपने जो है वो आवर्स, वर्किंग आवर्स फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने? इसके ऊपर कभी काम किया है? यानी यहाँ तो लेबर रेगुलेशन नहीं हो रही, यहाँ तो उसके लिए कोई लेबर रेगुलेशन, उसके मिनिमम वेज उसके लिए गवर्नमेंट अगर अनाउंस भी कर दे तो क्या वो मिनिमम वेज उसे दी जा रही है? तो यानी जो आप इनकम सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और जिसको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रोवाइड करे, तो वो इनफॉर्मल वर्कर्स को कहाँ मिल रही है? ये जो आपके वेस्ट पिकर्स हैं, ये भी तो पैसे कमा के घर जाते हैं। जो आपके ये ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले काम कर रहे हैं, इनके लिए आप बताइए कौन सी स्कीम्स हैं?
अभी मैं आपको बताऊंगी इस सिलसिले में कि यहाँ देखिए हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए ना, इन्हें इसमें से बाहर निकालने के लिए, या आपको एक्सटेंड करने हैं अपने जो सोशल जो सेफ्टी नेट्स हैं, या सोशल से जो आपके सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं उनको एक्सटेंड करके इनको भी इसके अंदर लाना है। वो क्या रहा है, आपके पास 12 मिलियन इस वक्त होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जिसमें से 80% आपकी खवातीन हैं। तो अब आप ये देखिए सबसे वल्नरेबल ग्रुप कौन सा हुआ, खवातीन। अब जो मैंने आपको दो फीचर्स बताए, चॉइस और उसके परमानेंस के, खवातीन वो हैं जो जिनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमारी इस तरह की वैल्यूज हैं कि वो घर पे ही बैठ के काम करना जो है वो उनके लिए एक है, आप समझ लें कि उनको बता दिए कि जी ये आप कर सकती हैं, इसके अंदर बाहर वो नहीं जा सकती। इस तरह की कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं, और वो बहुत हुनरमंद हैं, वो बहुत पैसे कमा सकती हैं। उनके साथ ये बड़े बड़े ब्रांड्स, मैंने तो बाकायदा रिसर्च इस पे की, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये उनके साथ, ये उनसे काम करवाते हैं। अब आप ये देखिए उनसे काम तो करवाते हैं, उनके कोई वर्किंग आवर्स तय नहीं है, उनके लिए कोई इस तरह की पेंशन या कोई उनके पास सोशल इंश्योरेंस नहीं है जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें, यानी वो भी कंट्रीब्यूट करें और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे। क्यों? क्योंकि वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में लाए करते हैं, उनके लिए कोई उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। फिर आइए, अगर आप ये जो लेबर फोर्स सर्वे है, अगर सिर्फ आप इसकी स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास 41% ओन अकाउंट वर्कर है, जिसमें छोटे छोटे दुकानदार भी आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास 9% वो हैं जो कि आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ उनके फार्म्स पे, स्मॉल फार्म्स पे काम करते हैं। सिर्फ 3% एम्प्लॉयर है और 47% एम्प्लॉयज हैं। यानी कोई 88% जो लोग हैं वो आपके यहाँ उसके अंदर जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स में आ रहे हैं। अगर आप देखें सिर्फ 3% एम्प्लॉयर है ना, और 9% और ऐड कर दें तो 90% बन जाते हैं। ये आपको एलएफएस दे रहा है, 2017-18 की मैं आपको यहाँ फिगर्स कोट कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों के लिए आपने किस तरह से एक्सटेंड करना है अपनी स्कीम्स को, क्या लेकर आना है, और ये काम दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है। अब आप कहेंगे जैसे डॉक्टर असद ने बड़ी अच्छी बात की कि इसके लिए फिजिकल स्पेस ही नहीं है। आप कहाँ से करेंगे जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, तो इन पर खर्च कहाँ करेंगे? फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप उनको ये फोर्स कर सकें या उनको तैयार कर सकें कि आप जाएं और आप वॉलंटियर करें अपनी सोशल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। तो आप क्या उसमें कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, वो मैं अभी उस तरफ भी आती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ब्राजील में हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया है कि उनको, यानी गवर्नमेंट ने इस तरह की सब्सिडीज दी हैं कि वो लोग जो हैं, जो इनफॉर्मल वर्कर है, वो कंट्रीब्यूट करे सोशल इंश्योरेंस में, और कुछ हिस्सा उसका या तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी या वो जिस एम्प्लॉयर के साथ है वो कंट्रीब्यूट करेगा। और उन्होंने इसको सिर्फ, यानी इसको कानून नहीं बनाया, इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है। इन्फोर्समेंट एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अब मुझे एक और चीज इसमें लगती है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी इशू है। स्पेशली आपने कराची में देखा होगा किस तरह है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने पढ़ी हो, अमर्त्य सेन की बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में पब्लिश हुई थी। और एक और मैं इनको किताब पढ़ाती हूँ जो कि है डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ये 1999 में लिखी थी, 98 में उसे नोबेल प्राइज मिला था। इस बुक में उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा गुर्बत कुछ नहीं है, असल इशू देखें, वो कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं ना, वो बात करता है एंटाइटलमेंट की। वो कहता है लोग क्यों भूखे हैं, इसलिए भूखे हैं कि वो इंटाइटल्ड नहीं है फूड के, यानी गुर्बत की वजह से भूखे हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि उन्हें भूखा रखती हैं। और उसमें जो फैमिन थी बंगाल में हुई थी, उसने उसको रेफर किया है। अब आप देखिए ये पाकिस्तान में भी यही इशू है। 2019 मार्च में आपको याद होगा कि इम्प्रेस मार्केट के अंदर कोई 3556 शॉप्स को यहाँ डिमोलिश कर दिया गया। क्या उनको ऑल्टरनेट आपने जगहें दी? उनके साथ आपके 1 लाख जो थे, कोई मेरे ख्याल में 40,000, तो ये तो कोटेड फिगर्स हैं, वो बहुत सौ का तो बहुत नुकसान हुआ है। आप यकीन करें लोग ऐसे जाते थे उस अपने मलबे को देखने जैसे लोग कब्रिस्तान जाते हैं। ये मैं आपको यहाँ कह रही हूँ, कोई बात ही इस तरह हुआ है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली इम्पावर्ड नहीं है, उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है, और उनके लिए गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करती उनके लिए। ये अथॉरिटेरियन सिस्टम में होता है, हम डेमोक्रेसी में अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। तो आपने उनके लिए कहाँ पर ऑल्टरनेट आपने जो थे वो रोजगार प्रोवाइड किए? अब आप उसमें भी देखिए क्या हुआ है उनके साथ। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हिरारिकी का इशू आया, जब ये हुआ कि भाई उनको कोई ऑल्टरनेट जो है वो जगह दी जाए और वो जाके वहाँ कारोबार करें।
कराची में क्या हुआ, आपके पास हजारों इदारे हैं, केएमसी आपके पास है, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी आपके पास है, कैंटोनमेंट भी इस शहर को कंट्रोल कर रहा है, जो दो कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो है, फिर आपका डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी कर रहा है। तो इतने सारे लोग मिलके जब एक शहर को कंट्रोल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लेम शिफ्टिंग होती है वो आसान हो जाती है। आप अपना जो बर्डन है वो दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही उनके केस में हुआ, उनका केस चीफ मिनिस्टर हाउस तक गया और वहां से भी ये नहीं हो सका कि उनकी जो है वो डिस्प्लेस्ड लोगों को कहीं और जगह दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी, जो कि नहीं एड्रेस होता। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आते हैं और पूछते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे रिसर्च करें, तो मैं इनको कहूंगी कि ये रिसर्च करें जो इस वक्त का बीआईएसपी प्रोग्राम है उसकी कवरेज देखिए। आप ये देखिए उससे लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो उससे बाहर निकल रहे हैं। आप में सर का जो उम्मीद प्रोग्राम है, मैं इससे यकीन करें बहुत कन्विंस्ड हूँ और बहुत दिल से इसके साथ हूँ। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊं। ब्राक अगर आप देखें जो बांग्लादेश में जिसको जो है वो फजले हसन आबिद लेके चल रहे हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे है ना। यानी वो एक मिसाल है कि किस तरह एक एनजीओ लोगों को कर्जा देकर और उन्हें गुर्बत से बाहर लेकर आ रही है और उनको इस काबिल बना रही है। यानी आप उनको रोजाना लंगर में खाना नहीं खिला रहे, आप उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो खुद लंगर में बेशक खाना खाएं थोड़े दिन, उसके बाद वो इस काबिल हों कि अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, अपने लिए खुद बाइज्जत जिंदगी गुजारें। तो ये जो बाइज्जत जिंदगी की होप है ना, ये सर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और इससे कुछ सीखिए भी आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से बस इतना ही था, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैंने सोची थी, अपने पास नोट डाउन भी की, वो मेरे जो बड़े बड़े मेंटोर्स हैं वो सारी ये चीज़ें कर चुके हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सीखने का मौका मिला। डॉक्टर समीना, अगेन आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी काफ़ी तफसील से टॉपिक को के बारे में बात की है। मैं यहाँ पे कुछ सवालात अटेंडीज के नज़र नहीं आ रहे। नोबडी हैज़ रेज्ड हिज और हर हैंड, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि सवालात तो बहुत बनते हैं। ख़ास तौर पे तीनों हमारे जो डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी तफसील से बातचीत की है हमारे इस पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स पे। मैं डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक साहब, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने ये जो उम्मीद प्रोग्राम आपने शुरू किया है इस पे, डॉक्टर लुबना ने तो कुछ इसकी तफसीलात बताई हैं, आप काइंडली ज़रा इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करें कि ये प्रोग्राम आपने कब से शुरू किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं और बहुत किस बहुत तरीके से आप इसको रन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये शुरू हुआ एक वॉलंटियर प्रोग्राम था जिसका हमने नाम रखा तालीमुल इक्तिसादियात, अल्लामा इकबाल की किताब पे, कि हमारे जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के टीचर्स हैं, और मैं जब भी आता हूँ मैं जाके कहीं ना कहीं सेमिनार देता हूँ रिमोट एरियाज़ में, मैं खुद पढ़ाता भी रहा, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत वेरिएबल है। एक तो करिकुलम्स भी, और वो दूसरा ये कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई विजन नहीं है, उनको कोई सवाल करने का मौका नहीं मिलता, उनसे इंटरेक्ट करने का। और तीसरा ये कि हमारे जो मीडिया में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट और लोग आ गए हैं जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको भी जो है ना रौंद के रख दिया, और इतने जोर से बोलते हैं वो कि वो बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि शायद ये सचमुच यही, इट हैज नो बेसिस इन इकोनॉमिक थियोरी। अभी असद ने 3-4 कॉन्सेप्ट ही जो डिस्कस किए, इंक्लूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर। अब अगर इसी के ऊपर ये बच्चे समझ जाएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस पैसे की, हर इन्वेस्टमेंट की, तो कितना माइंड ब्रॉडनिंग एक्सपीरियंस। सो वी स्टार्टेड विद अ फ्यू यूनिवर्सिटीज, और कभी कभी इसमें 23 यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, और इसमें कई टीचिंग प्रोग्राम्स भी हैं। लुबना इसकी बहुत एक्टिव एग्जीक्यूटिव, वो चलाने वाले जो 6-7 हैं लोग, उनमें शी इज़ प्रॉब्ली द यंगेस्ट, वो इनसे थोड़े उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन ये सब मिडिल लेवल के टीचर्स हैं। आप देखें बाकी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, आप जी किसी जी यूनिवर्सिटी में चले जाएं पाकिस्तान में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन और वाइस चांसलर
वो एक फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर है, उनके मसाहिब हैं, वो उनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। तो हमारी कोशिश ये है कि ये डायलॉग जारी रहे। कल 3 बजे ज़ोक में एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, उनके बच्चों के साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे एक नौजवान प्रोफेसर जो कि सखर में बैठा है, वो क्लास, मतलब ही विल इंटरैक्ट विद देम, आई विल बी ऑन बोर्ड, आई एम श्योर एवरीबॉडी कैन एनरोल। तो हम इसमें फॉर्मल टीचिंग भी करते हैं, खास तौर पे स्किल्स, ठीक है। इसमें हमने कई कंप्यूटर बेस्ड जो है ना डेटा हैंडलिंग प्रोग्राम, CS Pro पे ये एक्चुअली इसका जो प्रोग्राम है लुबना का, इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जिसमें कि ये टेक्निकल स्किल्स पे ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती रहती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स किस तरह लिखी जाती हैं, ग्रांट प्रपोजल्स किस तरह लिखी जाती हैं, दीज काइंड्स ऑफ स्किल्स। बट ये तो एकेडमिक साइड है, क्योंकि हमारा मुल्क अब टोटली फाइनेंशियल इंसेंटिव ड्रिवन है और इन बच्चों के पास और कोई उम्मीद नहीं है। तो आई एम ऑल्सो होपिंग दैट वी विल सेट अप अ सिस्टम वेयर दे विल बी स्मॉल कंपनीज ट्रेडिंग विद ईच अदर। और जितने भी ज़राअत के इश्यूज हैं ना, हमारे पास स्मॉल साइज ऑफ फार्म है, हमारा प्रोड्यूस बहुत थोड़ा होता है, एग्रीगेशन का मसला है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, वो सारे ये छोटी छोटी अगर कंपनीज बन जाएं तो वो जो मार्केट में इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज हैं वो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वी गो आउटसाइड द एग्जिस्टिंग करप्ट स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा मसला है। इन्होंने जितनी हिस्ट्री बताई असद ने, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन जो है ना थर्ड पार्टी, जिससे लेसन लर्निंग, आपने क्या सीखा, किस तरह बेहतर किया, ये जो 226 या 224 स्कीम्स हैं, इनकी बेसलाइंस एस्टैब्लिश हुई, इनसे आगे किस तरह चलना है। एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफिड ने इतने पैसे दे दिए पंजाब में, वो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, और उसमें उसकी डिज़ाइन में बिल्ट इन था कि जिस इदारे से असद का भी ताल्लुक है, बाय द वे ये कैम्ब्रिज का माफिया है, आप भी कैम्ब्रिज की ही हैं, और वहाँ पे अली भी बैठा हुआ है, ये बड़े माफियोसोज हैं। इन्होंने उसकी बेसलाइन भी डिफाइन की, और उसकी जो है ना पीरियोडिक असेसमेंट्स भी हो रही थी, और उसको इस्तेमाल करना था वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से लेके कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे हायर किया गया मेरी कंपनी को उसको आके एवेल्युएट करने के लिए, और उसका एक बोर्ड बना था। तो वो जो इल्म और तालीम और जो कुछ सीखा था वो एक तरफ रह गया, और जो उसका बोर्ड था जिसके सरबराह एक इकोनॉमिस्ट जिनको कि मैं 55 साल से जानता हूं, उन्होंने और सारे बोर्ड ने जोर लगाया कि ये पैसे जो हैं ये तो सेंट्रल पंजाब में चले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा जरूरत है इस पैसे की। एंड दे इवेंचुअली सक्सीडेड। ये पंजाब का स्किल डेवलपमेंट फंड है, और इसकी वो डिफिड की मैंने एवेल्युएशन की थी, आप जाके देख लीजिएगा, अली चीमा से पूछ ली। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो अनलेस यू हैव ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड इकोनॉमिस्ट्स जो कि इंडिपेंडेंटली अपने एरियाज में ये रिसर्च करते रहे, ये पर्चे लिखते रहे, कि परवर्स डिसीजन मेकिंग नहीं हो, क्योंकि ये जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो हमारी बरादरी के चंद लोगों को हायर कर लेते हैं और वो स्टैंप कर देते हैं, उसके बाद हर चीज चलने लग जाती है। तो ये जो इन्होंने बताया, जब ये चला था प्रोग्राम बिस्प का, तो उस वक्त भी ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी पैसे की। वो जो डोनर था उसने सडनली रियलाइज किया कि ये क्या हो गया, इश्तिहार दिए, मेरी कंपनी ने अप्लाई किया, एंड वी केम बैक एंड वी डिड द फर्स्ट एक्चुअल सर्वे। तो रेट्रोफिट किया फिर उस डेटा को, ठीक है, उसमें फिर ये OPM और ये बाकी लोग भी शामिल हुए। ये 2007 और 8 जब ये चल रहा था, और वो जो सर्वे किया गया जिसकी बेसिस पे आई रिमेम्बर ये जो सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी वगैरह लिखी गई। सो एक चीज मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये तो उम्मीद की बात हो गई, आप एनरोल कीजिएगा। वो शुरू हुआ, मेरी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहता हूं कि मैं उसमें से निकल जाऊं। ये इट शुड टेक ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। मैं रहूंगा वहां पे, बट अभी अगर आप उम्मीद की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो मेरी शक्ल से चल रही है, हाँ, और मेरा इदारा चला रहा है। लेकिन वो इवेंचुअली ये स्टूडेंट्स चलाएंगे, ये यंग लोग चलाएंगे। ये वाहिद होप रह गई है पाकिस्तान के लिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जबरदस्त बॉटम्स अप उनको एकदम से आ गई, और वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक के ग्रास रूट्स पे एक कोहोर्ट ना हो इंटरलॉक्यूटर्स का, जो कि सेमी पढ़े लिखे हैं, जो कि उन रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पीछे असद सईद और समीना खलील और लुबना जैसे एकेडमिक्स भी बैठे हैं, हु कैन नॉट बी बॉट एंड हु विल टेल देम कि तुम्हारे इलाके के लिए ये चीजें तुम कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम इस तरह से ये प्रपोजल्स लिखो, ताकि ये पैसा वेस्ट ना हो। ये जो टारगेटिंग और ये एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो शुरू में असद ने कही और वो इट साउंडेड थोड़ा सा इन बच्चों के लिए, वो जो 30% कवरेज थी ना वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और उन प्रोग्राम्स की जिनसे इंस्पायर हुए, उसमें से एक लार्ज हिस्सा कंट्रीब्यूटरी भी था। दैट इज वेयर द टैक्सेशन एंड द सोशल प्रोटेक्शन ओवरले कम्स इन। वो सारी जिंदगी जो इनकम अर्न करते थे उसका एक हिस्सा would be set aside and invested in those kinds of productive activities, कि जब वो डिसेबल हो जाते थे तो उनको उस इनकम के बेसिस पे एक रिटर्न मिलती थी। यहां पे अनफॉर्चुनेटली वो हिस्सा बहुत छोटा एक तो था ही नहीं। दैट इज व्हाई दिस होल डिबेट अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बाहर के मुल्कों में इनफॉर्मल इनकम भी अर्न करो, जब टैक्स देते हो साथ सोशल वेलफेयर भी जमा काटते हैं, हाँ। सो देयर वाज अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट इंक्लूडेड एवरीबॉडी। हमारे सिस्टम में द बर्डन इज मच लार्जर एंड द कनेक्शंस आर नॉट ऑब्वियस, विद द रिजल्ट कि हमारे यंग लोग जो है ना, उनको एक बहुत हाइटेंड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और वो मिल गई है कि ये तो कल ही ठीक हो जाएगा सब कुछ, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कुछ हमको सीखने की भी जरूरत नहीं। तो उन बच्चों के साथ हमारी डील ये है कि ये पेपर डिग्रीज आर यूजलेस, क्योंकि वो निज़ाम भी ख़त्म हो गया जहाँ पे कि मामू या फूफा नौकरी ले देंगे सरकारी और आप चलते रहेंगे। वो अब इवेंचुअली आपने देख लिया है स्टील मिल और ये वो चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन उन बच्चों को इन्वॉल्व करके ये जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे भी डेड वेट एम्प्लॉयज पड़े हैं, इनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स स्टार्ट एन इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक कॉमर्स, और उसको फिर एनलार्ज करके आप ले जाएं एंड लिंक इट टू द लार्जर इंटरनेशनल कम्युनिटी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्टडीज ऑन डोमेस्टिक कॉमर्स हुई थी, तो नौजवान असद सईद ने उसकी समरी रिपोर्ट लिखी थी 2000, आज से 10 12 14 साल हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। उस पर कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। इनफैक्ट जो आदमी सबसे ज्यादा पुश कर रहा था, उसने अब अपनी इंस्टीट्यूट की मोहर लगा के सब्सिडाइज्ड कार्ड्स खड़ी कर दी हैं हर कोने में। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस्लामाबाद नाउ हैज दीज एलिटिस्ट कार्ड्स CARTS, जो कि are symbols of domestic commerce. They carry the logo of the Pakistan Institute of Development Economics, and yet there's nothing done on the analytics, on the actual supporting structure that's necessary to sustain those cards. और in the process इनको तो आपने subsidize कर दिया, वो जो 15 और थे ना बेचारे, वो मारे गए, because they have to compete with this subsidy now. और ये सब्सिडी कौन ले रहा है, इसकी टारगेटिंग किसी को नहीं पता। सो बच्चों के लिए इंक्लूजन एरर्स कितने होने चाहिए, and they are better than exclusion errors or not, and most importantly, who is going to pay for this, when and how is it related to the structure of your economy and your future, because things are very 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 bleak. ये मेरी आपसे वो है रिक्वेस्ट, इल्तिजा। आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका इदारा जो है इस मुल्क का लीडिंग इदारा है। ये लोग तो ऑलरेडी काम करें। यू नो दैट वन ऑफ हिज कॉलीग्स लेफ्ट एंड बिकेम चेयरमैन ऑफ बिस्प,
after a big debate 2 days earlier when we were trying to convince everybody कि we will remain independent क्योंकि we have, तो मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलते रहिए, खुश रहिए. I'm really happy you invited me. God bless you. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि ये जो सिस्टम से शिकायतें हैं आपको, ये तो सबको हैं. मेरा ख्याल है डॉक्टर असद भी और डॉक्टर लुबना भी आपकी पुरजोर गुफ्तगू सुन रहे थे. तो डॉक्टर असद और मैं और डॉक्टर लुबना हम आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं, और मैं और डॉक्टर असद शायद इस बात से एग्री ना करें कि वी आर पार्ट ऑफ द कैम्ब्रिज माफिया. इट्स नॉट लाइक दैट. कैम्ब्रिज अच्छा वाला माफिया. Listen, अच्छा, I अच्छा have वाला known माफिया. ओके अच्छा ओके. वाला माफिया. I have known about डॉक्टर Ali and about Asad from the time they were in school. जी इनके जी भी मैं क्लासमेट्स को जानता हूँ जो स्कूल में इनके साथ पढ़ते थे. तो डॉक्टर अली समीना, मेरे स्कूल से ही आया, सो इसलिए. हाँ. डॉक्टर उमर खालिद जो हैं वो हाँ, हमारे साथ अटेंडीज में, वो कुछ कहना चाहते हैं. ये मजदूर हाँ. के एहसास का प्रोग्राम जो है, मजदूर के एहसास पे एक रिपोर्ट पब्लिश भी हुई है और कुछ काम हो रहा है, तो अगर आप उन्हें मौका दे देना तो वो हाँ बात हाँ करना जरूर. चाहते हाँ, मैंने अब देखा इनका. हैं. हाँ, ही इज रेज्ड हिज हैंड. डॉक्टर उमर तो खालिद. हाँ, उमर खालिद साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर लुबना शनाज बोल रही हूँ. असल में ये टीम पे ज़रा डॉक्टर उमर के नाम से, मेरे हस्बैंड के नाम से वो बन गया अकाउंट, तो वो अच्छा. वही शो होता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. इसीलिए मैंने ये नीचे लिखा भी कि डॉक्टर लुबना वो है. तो अच्छा. ये आई एम सॉरी फॉर दिस. तो नहीं, पहली इट्स बात ओके. तो यू हैव ये अ कि नेम सेक ये हियर. दो लुबना हो गए अब जल्दी. आप लोगों ने ये जो इस मौजू पे डिबेट शुरू की है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. और मैं ये कहूँगी कि ये वक्त की ज़रूरत है और पूरी दुनिया अब इस मसले पे सोच रही है और हमें ये सोचना चाहिए. और डॉक्टर लुबना नाज ने जो नंबर्स दिए लेबर फोर्स सर्वे से इन्फॉर्म ये वर्कर्स के, एम्प्लॉयड के, वो बड़े सही और उन्होंने सही बताया. तो जब ये सारा चीज़ें शुरू हुई, जब ये गवर्नमेंट आई और इस तरह के ये जो इनफॉर्मल वर्कर का इशू है, तो 2019 में एक इस गवर्नमेंट ने जब ये एहसास बनाया, तो उसके अंदर एक शिक रखी गई थी मजदूर का एहसास. जी तो जी. 2019 में मजदूर के एहसास के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत ने एक लेबर एक्सपर्ट ग्रुप बनाया, जिसमें डॉक्टर आलिया लेबर इकोनॉमिस्ट थी, बड़े और भी लोग थे, एक पूरा ग्रुप था. और उसकी पहली मीटिंग खुद खैर पीएम ने की. एक जो भी एक तरीका होता है, तो उसमें उनका जोर ये था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं, इनको हम क्या करें. तो बहरहाल ये ग्रुप बना, इसमें सोशल सिक्योरिटी के अदारे भी थे, एम्प्लॉयर भी थे, वर्कर, हुकूमत, पास डिवीजन सारे मौजूद थे. तो अब जो मेन क्रक्स है, मैं ब्रीफ वो रहूंगी कि टोटल जो हमारी लेबर जो एम्प्लॉयड बंदा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो 61.7 मिलियन है लेबर फोर्स के मुताबिक. अगर जिसमें से हमारा 51 मिलियन बंदा एग्री और नॉन एग्री का आप कह लें, जो कि इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल हमने उसको कहा जिसको किसी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई प्रोटेक्शन, कोई कुछ नहीं है. और जब ये कोविड आया, सबसे ज़्यादा वो वर्कर हुए, अफेक्ट हुए, चूँकि इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. खैर ये तो कोविड से पहले शुरू हुआ. जैसे हमारी जो लेबर एम्प्लॉयड वर्कर है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का है. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की सूरत में कोई आपको कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर नहीं दे सकता. जो ये चंद एक चैलेंजेस हैं जो उस ग्रुप के सामने आए थे कि जी नंबर एक तो जी फिजिकल स्पेस नहीं है. डॉक्टर सानिया इसको चेयर करती थी, तो उनको था कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है, एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें आपके ये सारे फॉर्मल एम्प्लॉयड है, तो उनको आप ना छेड़ें, उनको बर्डन ना करें, चूँकि उस उतना हम अफोर्ड नहीं करते. फिर ये कि जो आपके माइक्रो और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड नहीं है. और बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी एम्प्लॉयड में सेल्फ एम्प्लॉयड का है. तो ये सारी कंसिडरेशन थी.
तो उसके बाद जो कंसेंसस से एक रिपोर्ट बनाई गई, मैं आप लोगों से यहाँ शेयर भी कर लूँगी, और 1 मई को वो लॉन्च भी हुई, मजदूर का एहसास की रिपोर्ट। तो उसमें जो इन्होंने हल दिया वो ये दिया कि जी 2 तरह के बेनिफिट ये लोगों को ऑफर करेंगे, ओल्ड एज बेनिफिट्स और हेल्थ के बेनिफिट्स। तो इसमें नादरा भी साथ था। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो प्रोग्राम है, अब जैसे कोई भी वर्कर है वो नादरा के दफ्तर जाएगा और वो बताएगा कि जी मेरी इतना मैं महीने का कमाता हूँ, तो मैं 100 रुपया लेट सपोज दे सकता हूँ, या मैं 2000 दे सकता हूँ। तो पीछे इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म है जो हमने रिपोर्ट में और ये सारा ये बताया। मुझे मौका मिला कि मैं उसकी मेंबर थी एज अ लेबर इकोनॉमिस्ट ग्रुप की। तो उसमें 2 बेनिफिट्स हैं, मतलब अफोर्डेबल कंट्रीब्यूटरी है और ये अफोर्डेबल है कि आप अपने, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग नादरा का मैकेनिज्म है वही यूज होगा। तो ये 1 मई को ये लॉन्च हो गया है। पास डिवीजन में एक इसका सेक्शन है मजदूर का एहसास यूनिट, तो ये लोग आजकल इस पे वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो उस वक्त जो ग्रुप पर उन सबको यही समझ में आया कि एक अब इसका यही तरीका है कि आप कुछ करें। और बाकी मुल्कों ने भी, बहुत मुल्कों ने, जैसे डॉक्टर लुबना ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने ये शुरू किया है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में तो फिर ये जो स्कीम उस वक्त की सोची गई, तो मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अफोर्डेबल होगा। तो ये एक बस मैं इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाह रही थी, आपने मुझे मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया। ये बड़ा नहीं अहम नहीं, टॉपिक है। आपका आपका बहुत शुक्रिया लुबना शहनाज साहिबा। आपने भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं एक बात, क्योंकि और कोई मेरा ख्याल है सवाल नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पूछने वाले, तो जैसे अभी डॉक्टर असद ने और डॉक्टर सुहेल ने जो सबसे बड़ा चैलेंज, या उसको अब शॉर्ट कमिंग कह लें, ये हमारे जो पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की है, वो इट्स बेसिकली द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ or the lack of implementation, or you can say the implementation of and the monitoring and evaluation capacity that is very low. ये तो आप लोगों ने ये कहा। मैं डॉक्टर असद से ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर असद, आप एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये सब आपके एरिया ऑफ रिसर्च एंड इंटरेस्ट है। तो छोटा सा एक सवाल आपसे सिर्फ ये है कि टू डेवलप अ फंक्शनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म so that the social protection programs and schemes, they are well coordinated and harmonized. It seems it's a very mammoth challenge, it's a big challenge, but आप कुछ ऐसे steps highlight कर दें कि this should be done so that the system should work at least in future properly. I'm sure you have been writing about this, but I really need to know what could be the major steps that could be taken. क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। पहले तो ये कि ये मेरे ख्याल में इतना टेक्नोक्रेटिक मसला नहीं है। अभी जो ये लुबना शहनाज साहिबा ने बात कही मजदूर का एहसास के हवाले से ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये आप यकीन करें 1994 से ये रिकमेंडेशंस चल रही हैं। ये पिछली 6 हुकूमतों ने इनको कागजों पे लिखा है, लेकिन ये होता नहीं है। ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स आपके इतने कंसोलिडेटेड और इंट्रेंच्ड हैं, वरना तो कोई वजह नहीं है। अब आप ये सोचें कि ये जो एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं सूबों में, ये अस्पताल चलाते हैं। अब आपके पास पब्लिक हॉस्पिटल्स का वैसे ही एक सिस्टम है, राइट? आपकी एक सिटीजनशिप राइट है। तो अब इनको अस्पताल चलाने की क्या जरूरत है? इसी तरह ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, ये वजीफे देता है स्कूलिंग और कॉलेजेस के लिए और सिलाई मशीनें बांटता है। अब इन चीजों की क्या जरूरत है?
तो आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग बने हुए हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं। और एक जो एम्प्लॉयर है उससे आप एक लमसम कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। वरना इस वक्त एक एम्प्लॉयर के पास ईओबीआई वाला भी पहुंच जाता है, सेसी वाला भी पहुंच जाता है, वर्कर वेलफेयर वाला भी पहुंच जाता है, और सबके लिए एम्प्लॉयर जो है ना उसको लिफाफे बना के रखने होते हैं। तो बजाय इसके जो आपका एग्जिस्टिंग टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें टर्नओवर पे आप एक मिनिमल टैक्स लगा दें। वो टैक्स जो है एम्प्लॉयर के लिए ज़्यादा वो उसके मतलब कंप्लायंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, नंबर वन। नंबर टू, आप कोई सस्टेन्ड किस्म की और फोकस्ड बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जिसमें सब इंक्लूड हो सकते हैं, सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के लिए वो ना हो तो वो हो सकता है। लेकिन ये जो 1.5 इंच की मस्जिदें बनी हुई है ना, अब एक सोशल सिक्योरिटी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उसका एक सेक्रेटरी है, उसके ऊपर एक वजीर बैठता है। अब ये इन सब के इंटरेस्ट में है कि ये इस चीज को खत्म ना किया जाए। पंजाब ने किसी हद तक इसमें पेशरफ्त की थी और एक पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है। वो भी बनी थी, उसके बाद से जब से ये हुकूमत आई है तो वो खासी डिसफंक्शनल है, इसलिए कि पंजाब की कोई और अगर नशिस्त आप रखें प्रोविंशियल फाइनेंसेस पे, मैं आजकल वो भी एक काम कर रहा हूँ, तो पंजाब हैज बीन the worst hit in terms of provincial finances because of the pressures from Islamabad. तो वो चल नहीं रहा। लेकिन ये चीज आराम से हो सकती है। नादरा का डेटाबेस आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। जहां तक ये है कि कोई शख्स खुद से जाके रजिस्टर करे, ये इसमें बहुत वक्त लगेगा। क्रेडिबिलिटी है नहीं हुकूमत के इदारों की कि लोग वैसे ही छुपते फिरते किस गवर्नमेंट से इन जनरल। अब जाके कोई उनको 100 रुपए या 2000 रुपए अपनी तरफ से हर महीने तो नहीं देगा, जब तक कि आप डेमोन्स्ट्रेट ना कर सकें कि उसके कोई बेनिफिट्स भी है आपको मिल रहे हैं। तो होने को ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनको पॉलिटिकली किस तरह से पुश किया जाए वो एक अहम चीज है। मेरे ख्याल में एक चीज जो पॉलिटिकली पुश हो सकती है पब्लिक फाइनेंस में, वो ये कि इन एलिमेंट्स का जो बजटरी प्रोविजन है उसको आप बढ़ाएं। और बहुत सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस में हम इस वक्त पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जहां से वो बढ़ाया जा सकता है। मतलब हफीज पाशा कहते हैं कि अभी उनकी जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, एंड आई मीन whatever one may say, but I have good trust in Hafiz Pasha's public finance analysis. क्योंकि 500 अरब जो है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको या तो टैक्स छूट दी हुई है या वो टैक्स इवेट करता है या अवॉइड करता है। 200 अरब तकरीबन एग्रीकल्चर में से है। अब मुझे ये बताएं कि इसकी तरफ तवज्जो कितनी है और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर ने कौन सा तीर मार लिया है, या उसकी प्रोडक्टिविटी की कौन सी कोई दुनिया में कहानियां चल रही हैं कि इतनी बड़ी सब्सिडी इन्हें दी जाती है। तो रिसोर्सेज कैन बी garnered where these sort of एक आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो आप बहुत सारी चीजें उसके जरिए कर सकते हैं।
नंबर 1, नंबर 2 ये कि मतलब आप जो एग्जिस्टिंग चीजें उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं और दूसरे एरियाज में भी जा सकते हैं। आई मीन यू कुड हैव जो BISP का ट्रांसफर है, दैट्स एन अनकंडीशनल कैश। तो अब उसमें आप सिलेक्टिव कंडीशनैलिटीज भी पॉसिबली इंक्लूड कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक चीज कर रही है, और वो ये कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर वो कर रहे हैं एट द प्रीनेटल, बर्थ एंड पोस्टनेटल स्टेज। वो कामयाब होते हैं इसमें कि नहीं, लेकिन ये दिस इज व्हाट दे सेइंग दैट दे गोइंग टू लॉन्च, और उन्होंने एक पायलट भी इसमें शुरू किया है। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे वो लिंकेजेस फूड न्यूट्रिशन के साथ, फूड सिक्योरिटी के साथ और क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक की जा सकती है, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ठेकेदार बैठे हैं ना, इनको जो है वो हटाना जो है वो सियासी लोगों का काम है, और पहले सियासी लोगों को इस पे कन्विंस होना चाहिए कि ये सब चीजें हो सकती हैं, तो फिर उसके बाद वो मामला आगे बढ़ सकता है। आई थिंक टेक्नोक्रेटिकली कोई इशू नहीं है, हमें पता है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं ख्याल है कि स्टूडेंट हमारे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इज इट मोहम्मद शाहिद? हाँ शाहिद, शाहिद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शाहिद, शाहिद वहीद, आप यू हैव रेज्ड योर हैंड। अच्छा, दूसरा उमर खालिद। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ बोले शाहिद साहब। My name is मोहम्मद शाहिद वहीद, मैं PhD स्टूडेंट हूँ प्लानिंग रिसर्च सेंटर में। मेरा सवाल जो था, ये इन्फॉर्मल सेक्टर में अगर हम देखें तो ज़्यादातर इन्फॉर्मल सेक्टर में रूरल एरिया से वाबस्ता लोग होते हैं, और दूसरी उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि फॉर्मल सेक्टर में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, मतलब रुकावटें हैं। एक रुकावट तो ये हो सकती है उनकी एजुकेशन। हम अगर एजुकेशन स्ट्रक्चर को देखें, जैसे फर्ज करें मैं अपनी मिसाल ले लूँ कि मैं पिछले साल जब पायलट में PhD के लिए एडमिशन ले रहा तो वहाँ की PhD की एडमिशन की फीस जो थी वो 100% बढ़ गई थी। मतलब पहले था 90,000, अब वो 2 लाख पे पहुंच गए थे। तो यूनिवर्सिटी दूसरा है, ये जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छे स्कॉलरशिप्स देती है, वो स्कॉलरशिप्स पहला वो जो स्टूडेंट्स को जो वेलकम करते हैं ना, तो पहले ही उसमें वो पूछते हैं उनसे कि आप यूनिवर्सिटी के अखराजात कैसे पूरे करेंगे और ये जो पहले सेमेस्टर की फीस कैसे पे करेंगे। तो रूरल एरियाज के या लो इनकम के जो लोग होते हैं उसको वहीं पे स्टक किया जाता है उनकी फीस की वजह से। और ये इसने अफसोस की वजह से हम इसलिए कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो अब जो है वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, HSC ने फंडिंग कम की, ये किया वो किया। लेकिन साइड बाई साइड अगर देखा जाए उनको प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे। वो उन प्रोजेक्ट से अपने इदारों को नहीं चला सकते, क्या करते हैं स्टूडेंट से फीस ज़्यादा लेते हैं। अब उससे होता है क्या है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में कमी तो नहीं आती, लेकिन एलीट क्लास का आना ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ में, और जो रूरल एरियाज के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको साइड पे कर दिया जाता है। तो जाहिर है वो जाएंगे कहाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। और ये हमारे कौन कर रहा है, ये कोई अनपढ़ वो नहीं कर रहा, हमारे पढ़े लिखे जो सोसाइटीज चल रहे, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उनका को क्या है कि एलीट जो क्लास है उनके लिए फैसिलिटी। अच्छा, आपका सवाल आप ये किससे तो होता है पूछना कि चाहते हैं? पढ़ाई का क्या फायदा ये वो, तो इसके काफी वो नुकसान भी आ रहे हैं। तो मतलब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं जी कोई भी इसका जवाब दे सकता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हुआ इस मसले को शायद उसमें भी हाईलाइट किया हो कि असल में
इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? डॉक्टर असद या डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर लुबना, कोई भी जवाब देना चाहे। डॉक्टर समीना, आई थिंक आप सबसे ज़्यादा इसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए आप क्योंकि इदारा चला रही हैं और आपको आइडिया होगा कि कितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट आपको दे रही है और क्या रिसोर्स आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं और किस नहीं, वजह से इसमें स्टूडेंट्स पे बर्डन शिफ्ट हो गया है। जी, हाँ, ये यानी ये बात कह रहे हैं ना सही कि है फीस अब कि ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जी जी, नहीं फीस तो हमने तो नहीं बढ़ाई। हमारा इदारा जो है वो जैसे आप भी जानती हैं, कराची यूनिवर्सिटी में बहरहाल इसकी एक ऑटोनॉमी तो है, ऑटोनॉमस स्टेटस है। फीस हमने बहरहाल नहीं बढ़ाई है, और अगर बढ़ाई भी है तो काफ़ी मिनिमल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक जनरल सवाल है इनका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो फीसेस हैं ख़ास तौर पे पीएचडी लेवल पे और एमफिल लेवल पे, वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इन्होंने कहा। अब अगर ये आईबीए में एडमिशन लेना चाहें, ये अगर किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, तो वहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उनकी अफोर्डेबिलिटी स्टूडेंट्स की पूछी जाती है। तो इनकी शिकायत मुझे ये लगती है कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका तो काम ये है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो फिर हायर स्टडीज़ को, उन हायर एजुकेशन को उनको क्यों डिप्राइव किया जाए। तो ये बात, ये पॉलिसी मैटर तो है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पिछले 2 साल से ये रिकरिंग बजट में इतनी बड़ी कट लगा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। सारे वाइस चांसलर्स ने प्राइम मिनिस्टर के साथ बजट से पहले, अभी जो ये हमारा जून में बजट आया है फेडरल गवर्नमेंट का, तो ये इससे पहले मीटिंग भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस भी किया कि नहीं, इस दफ़ा जो है वो हम इतना कट नहीं लगाएंगे। फिर भी मेरा ख्याल है कि वो बजट में एचईसी के थ्रू जो फंडिंग मिलती है, जो हमें भी रिकरिंग बजट हमारा एचईसी देती है, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इम्प्रूवमेंट है। तो बजट कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो ये सही कह रहे हैं कि अगर ये फिर क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाएंगे, कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे, और तो फिर वो एक विशियस सर्कल तो बना हुआ ही है ऑलरेडी, दे विल बी पार्ट ऑफ दैट विशियस सर्कल। सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट ही हैज़ आस्क्ड। तो इट्स बेसिकली ऑन द गवर्नमेंट टू डिसाइड अपॉन इट। तो ये बात तो है। उमर खालिद साहब, ये ख्याल शहनाज, आप फिर कुछ कहना जी चाहती हैं? जी जी जी, थैंक यू समीना। बस मैं ये कह रही हूँ कि जो असद साहब कह रहे हैं ना कि जो एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी और इसके जो अदारे हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ। इस कदर वो मेस है और उसमें इशू है कि हमें कितने महीने लग गए उनको ये बात समझाने में कि आप जो कैटर कर रहे हैं वो सिर्फ 10 मिलियन को कर रहे हैं और हमें बाकी 51 मिलियन को कहीं करना है। तो इस कदर इसमें मुश्किल से मतलब जो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं या चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। वो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं और बड़े वहाँ इश्यूज हैं। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल विल या ये जो मैंने इस पूरे साल डेढ़ इसमें देखा, या प्लानिंग में मैंने 15-16 साल काम किया, सुहेल साहब हमारे उस्ताद हैं। तो जो मैंने देखा इसमें ये जो पॉलिटिकल जो इस टाइम एक्सपीरियंस हुआ, पॉलिटिकल विल से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट जो हैं वो ज़रा बहुत बड़ा इशू बन चुके हैं। चूँकि इस प्रोग्राम के करने में जितना मसाइल, मतलब मैंने जो देखा कि पॉलिटिकल लोगों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो पेन एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दे ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी के खिलाफ। एक ये मैंने ऑब्जर्व किया। तीसरी बात ये कि जो हमारा आज की तारीख में भी जब ये कोविड आया तो ये ढूंढना शुरू हुए वेज वर्कर, कहीं वेज वर्कर का डाटा नहीं था। अच्छा, फिर जब वेज वर्कर का डाटा नहीं था तो ये फिर जो जितने आप बेनिफिट देते जाते हैं वो आप उन्हीं बीआईएसपी वाले ही गरीब नजर आते हैं, आपको बाकी और नजर नहीं आता है। अच्छा, तब ये बड़ा इशू हुआ, ये जो अपने पीएम नंबर बोलते हैं। बहरहाल फिर लेबर फोर्स से कोई वेज का ये करके जो भी हुआ, लेकिन आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। तो जैसे ये मजदूर के असास या इंशाल्लाह अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक आपके पास वर्कर्स की रजिस्ट्री भी बनेगी।
गो के नादरा ऑक्यूपेशन पूछता है आपसे, लेकिन कोई उसकी वो नहीं है, उस पर कभी स्टडी और रिसर्च ऐसी चीज नहीं हुई और ना ही वो देने पे एग्री है। आखिरी बात ये है कि जो आपका वर्ड ऑफ वर्क है वो बहुत चेंज हो चुका है। लेबर मार्केट पे मैं काम करती हूँ और लेबर मार्केट में आपका एम्प्लॉयड का 40% आपका एम्प्लॉयड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वर्ड ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है और आपका जो अगर 2009-10 से, और मैं आप लोगों से एक अपना डिसेंट वर्क कंट्री प्रोफाइल शेयर करूंगी, वो लेबर मार्केट का वो है सारा, उस पे एनालिसिस है पिछले 10 सालों का। और इस वक्त जो एक बड़ा मसला है, जो आपका एजुकेटेड पर्सन है उसकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये भी बड़ा एक कंसर्न है। आपका वर्ड ऑफ वर्क चेंज है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से आ रही है और ये सब चीज़ें बड़ी सोचने की ज़रूरत है। और जिसे हम कहते हैं ना, जो पाकिस्तान में गरीब है वो भी बड़ी तरफ से उसे चीज़ें मिल रही हैं। एक जो दरमियान जो 40-50 हज़ार या एक सफ़ेद पोश सा जो तबका है ना, वो बहुत बड़े मसाइल में है इस वक्त। तो बहरहाल डॉक्टर इसमें इसी समीना, तरह मैं सिर्फ एक दो मिनट के लिए मैं कैरी जरूर फॉरवर्ड जरूर। करूं जो ये बात कर रही हैं, क्योंकि इसमें जी वहीद जी का भी वो हो जाएगा आंसर जो उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा ना कि एजुकेटेड की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो अब आप ये देखिए, मैं इसको अब वो नहीं कर रही हूँ कि आप कहें कि मैं जी हायर एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। सारी दुनिया में हायर एजुकेशन जो है वो सब्सिडाइज नहीं होती। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो आपकी सब्सिडाइज होती है। पाकिस्तान में उलट चला प्रोग्राम। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में सब्सिडी दी और जो गरीबों के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको किसी ने पूछा नहीं कि वहां उन्हें किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, उनके घर के हालात क्या हैं। यहाँ पर आप पीएचडीज और एमफिल प्रोड्यूस करते चले गए। स्किल मिसमैच इस वक्त सबसे बड़ी चीज है लेबर मार्केट में। आप ये बताइए, जो एजुकेशन आप दे रहे हैं वो लेके बच्चा कहीं इस वक्त रोजगार ले सकता है? आपकी एकेडेमिया और इंडस्ट्री में कोई लिंकेजेस हैं? अभी वही से मैं पूछूं, मैंने खुद चूंकि स्कॉलरशिप पे पीएचडी किया था पाइट से, वरना मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरा स्प्लिट स्कॉलरशिप के ऊपर था और मैंने स्कॉलरशिप ली एचईसी से। तो फिर वहीद क्यों नहीं ले सकते? यानी आप एग्जाम दें। अब ये तो आपका हायर एजुकेशन कमीशन का काम है कि हर शख्स को पीएचडी कराए, अगर वो मुसलमान और पाकिस्तानी है। और अगर वो उसका वो जो एक टेस्ट है सिंपल वो पास कर ले तो उसके ऊपर पीएचडी करना आसान और फर्ज हो गया। तो वो क्यों नहीं कर लेते? ये तो बहुत आसान सी चीज है, कॉम्पिटिटिव एक छोटा सा प्रोसीजर है। ये कोई वो जेट नहीं दे रहे जो बाहर के टेस्ट होते हैं, वो तो करके बंदे को पता चल जाए ना। ये तो एक छोटा सा टेस्ट है, दें और स्कॉलरशिप ले लें। लेकिन ये तो पहले क्लियर करें कि वो पीएचडी कर क्यों रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने खुद पूछा है पीएचडी के इंटरव्यूज में स्टूडेंट से कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, या आपने लास्ट बुक कौन कौन सी पढ़ी थी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं यही पूछती हूँ आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी। वो कहते हैं माइकल पी टुटेरो। आप मुझे बताएं, माइकल पी टुडेरो का कोई चैप्टर बता दें। कहते हैं हमने तो बस उस पर मार्क किया था कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और वही पैराग्राफ हमें बताए गए थे। और अच्छा पीएचडी ये करने क्यों आए? क्योंकि कॉलेज में प्रमोशन मिलेगी। अब अगर कोई शख्स इस एम्बिशन के साथ इतनी बड़ी डिग्री में रिसर्च में वो इस माइंडसेट के साथ आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि वो कुछ कर पाएगा मुल्क और कौम के लिए? देखिए तो डॉक्टर बहुत सारी लुबना, चीजों को देखने की आपने जरूरत आपका है। आपका जी पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं आप देखिए डिमांड साइड की बात कर रही हैं। मैं अगर सप्लाई साइड की बात करूं तो हमसे भी एचईसी ये पूछती है, जाहिर है वो उनका राइट है कि वो हमसे पूछें क्योंकि वो हमें फंड करते हैं, कि आपके जी यहाँ कितने पीएचडीज आपने प्रोड्यूस किए, कितने पीएचडीज ने आप खासतौर पे हमारी जो फैकल्टी है उनसे ये पूछा जाएगा आपने कितने पीएचडीज को सुपरवाइज किया। तो जी। अब तो मसला तो सप्लाई साइड का भी है ना। अगर आपने तो आप ज़्यादा हाँ जी पीएचडीज प्रोड्यूस नहीं किए हैं, अगर आपने डिसर्टेशंस को सुपरवाइज नहीं किया है, तो ये तो आपके एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। तो देखिए देखिए, मेरा मैं ख्याल तो है तो सही है। मैं बिल्कुल आप जरा सही कह जी, जरूर जरूर डॉक्टर असद आप जी जी समीना, ऐसा। मैं कुछ एक दो चीजें कहना चाहता हूँ, फिर मुझे जाना है। जी जी जरूर। अब ये बहस तो और जगह निकल गई आपकी, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 1990 में मैं कोई काम कर रहा था खैरपुर में, जी जी और खैरपुर में उन दिनों में एक डेट फैक्ट्री थी। लिप्टन वालों ने एक खजूरों की फैक्ट्री लगाई थी।
वहां पे हम गए तो वहां में बताया गया कि यहाँ पे जो अनस्किल्ड मजदूर की एप्लीकेशंस में लोग मास्टर्स की डिग्रीज लेकर आ रहे हैं। तो ये मसला आज का नहीं है, मैं तो एक 30 साल पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 50 साल पहले भी होगा। ये बुनियादी इसका एज इकोनॉमिस्ट जो हम चीज समझें, स्किल मिसमैच है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का है। पाकिस्तान में जो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो 13% है, राइट? 13 से 15% है। बांग्लादेश में वो 30% है, हिंदुस्तान में वो 22% है, वियतनाम में वो 34% है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, और जब एंड लेबर रिक्वायर्स कैपिटल एंड कैपिटल रिक्वायर्स लेबर, so there is a shortage, a severe lack of productive investment. इसीलिए आप ग्रोथ के बूम एंड बस्ट में जाते हैं, या इंटरेस्ट रेट को और एक्सचेंज रेट को आप मैनिपुलेट करके 2-4 साल ग्रोथ कर लेते हैं, फिर हालात दोबारा से खराब हो जाते हैं। तो ये जो मसले हैं ना, ये चलते रहेंगे जब तक कि आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे नहीं पहुंचते। और मेरे ख्याल में हम लोगों का काम है कि इस चीज को जिस हद तक हाईलाइट कर सकते हैं हम करें। एंड थैंक यू वेरी मच वंस मोर। Absolutely, thank you so much, thank you. अच्छा, as a last comment, I just like to say one thing कि I think the एहसास प्रोग्राम, क्योंकि मेरा फोकस से करंट ये प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इस पे है, और मैं आई एम अ वेरी वेल विशर ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, एंड आई थिंक सो फार दे हैव डन, द गवर्नमेंट हैज डन वेल, but the harsh reality is that there is a need to improve the existing social protection mechanism and also build, जैसे आप तीनों हजरात ने ये बात की कि हमें कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है, and we need to make shock responsive social protection a permanent feature, I think, and a transition to a broader comprehensive scale of work. आपने उम्मीद की बात की डॉक्टर सोहेल जहांगीर, आई थिंक उम्मीद से मुझे काफ़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह अगर ये सक्सेसफुल रहा तो वो फिर सबके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली फॉर दी आपके लिए होगा, आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। लुबना है, मैं भी बहुत खुश होंगी, हम जो इस प्रोग्राम की सक्सेस के चाहते हैं, और hopefully the COVID-19 pandemic, that would turn out to be the turning point in the social protection domain in Pakistan. आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगा जैसे एज इफ AARC में आप आए हैं, यू आर आवर गेस्ट, बट AARC विल ऑलवेज रिमेन योर होम। असद, आपके लिए तो दिस इज़ अ होम फॉर यू, यू कैन ऑलवेज, और आपने हमेशा जैसा खुद कहा कि आपने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है जब भी आपको इन्वाइट किया गया, और स्टूडेंट्स और फैकल्टी से आपने हमेशा इंटरेक्ट भी किया है, और होपफुली इंशाल्लाह आप करते रहेंगे। डॉक्टर सुहेल मलिक साहब, मेरी आपसे ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, आई एम सो ग्लैड टू हैव यू इन माय होम हियर एट AARC। और लुबना के लिए तो डेफिनेटली ये घर है क्योंकि इनका डिपार्टमेंट पड़ोस है, मैं लुबना को पड़ोसी भी कह सकती हूँ, बट अ वेरी गुड नेबर, गुड पड़ोसी, अ वेल विशर ऑफ AARC। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, एंड होपफुली हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। AARC and all of us at the AARC will keep learning from you and interacting with you. Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू।